हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को भावी शिक्षक और शिक्षिका को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज एक्सप्रेस में स्वागत है। कहते हैं कि आज हम लोग सफलता बैच 2022 के सीडीपी का 5वां क्लास है। इससे पहले हमने साइकोलॉजी, एडुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। अगर यह टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। कहते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव है। इससे पहले एक कोट्स कहना चाहता हूँ। कहते हैं भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में है होगी वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। कहने का मतलब है कि मेहनत के आगे ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं फल देने के लिए। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए हम लोग बिना टाइम व्यतीत किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दो वर्ड हैं। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। आनुवंशिकता का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता कहते किसे हैं। कहते हैं आनुवंशिकता सिंपली एक वर्ड में कहा जाए तो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण को ही आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि एक बच्चा को जो माता पिता के द्वारा जो विरासत में गुण मिलता है वह क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता का अर्थ है कि बच्चे को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों का संगठन जीन्स के द्वारा होने वाले संरचना अध्ययनों को विज्ञान की आनुवंशिकता संज्ञा दी गई है। यानी कि जीन्स के द्वारा व्यक्ति के माँ बाप में प्राप्त गुणों के प्राप्त ही आनुवंशिकता कहलाता है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार, यहाँ एक साइंटिस्ट थे, उसके अनुसार कहा गया कि शारीरिक मानसिक विशेषताओं में माता पिता संतानों में हस्तांतरित होने वाले ही आनुवंशिकता है। यानी कि माता पिता का जो गुण संतान में विरासत में मिलती है वह क्या है, आनुवंशिकता है। चलिए आनुवंशिकता का इफेक्ट क्या क्या है। कहते हैं पहला है बालक के आनुवंशिकता गुण के कद, रंग, रूप, शारीरिक गठन और वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी कि माता पिता अगर कद में छोटे हैं तो उनका बच्चा भी क्या होगा, कद में छोटा ही होगा। यानी कि हाइट में, ऊंचाई में छोटा होगा। उसका माता पिता अगर रंग में गोरे हैं तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। यानी कि जो विरासत में गुण मिलती है वह क्या होती है, हेरिडिटी होती है। यानी कि बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही कई बीमारियां भी समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि उसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस जैसे बीमारी जो होता है वह अगर माता पिता में है तो बच्चे में भी होगा। कहते हैं बालक की मानसिक क्षमता उनकी अन्य क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। अगर बालक की मानसिक क्षमताएं कमज़ोर होती है तो वह अन्य क्षमताओं पर भी प्रभाव डालता है। कहते हैं बालक की आनुवंशिकता गुण बालक के वृद्धि पर भी प्रभाव डालता है। यानी कि हेरिडिटी का गुण उसके वृद्धि पर, ग्रोथ पर भी प्रभाव डालता है। यानी कि ग्रोथ मतलब हाइट, वेट, सब पे डिपेंड पड़ता है। कहते हैं गोडार्ड के अनुसार कहा गया कि मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि के माता पिता का संतान तीव्र बुद्धि ही होते हैं। अगर माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उसका संतान भी तीव्र बुद्धि ही होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। यानी कि बालक का मूल शक्ति, बेस जो होते हैं वो वंशानुक्रम, हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि हेरिडिटी ऑफ द बेस देता है, जबकि शेप क्या देता है, इन्वायरमेंट देता है। याद रखिएगा, बेस जो तैयार होता है वह हेरिडिटी से होता है और शेप जो होता है वह इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है। तो थॉर्नडाइक का अनुसार कहना है कि बालक की मूल शक्ति का प्रधान कारण उनका वंशानुक्रम है, यानी कि हेरिडिटी है। नोट में कहा गया है कि इसको ध्यान रखिएगा कि कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता के संतान चरित्रहीन होते हैं, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कहते हैं कि किसी के माता पिता चरित्रहीन होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं, तो उसका बच्चा भी कैरेक्टरलेस होगा। यह सिर्फ आनुवंशिकता जिम्मेदार नहीं है, इस पे इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आता है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी क्या है। कहते हैं व्यक्तित्व आनुवंशिकता के द्वारा प्राप्त विशेषताएं ग्रहण करती हैं और पर्यावरण का द्वारा आकार लेती हैं। जो आनुवंशिकता, हेरिडिटी के द्वारा बेस तैयार किया जाता है
और उसकी विशेषताएं पर वह पर्यावरण में आकार ले लेता है, यानी कि हेरिडिटी ऑफ द बेस एंड शेप इज इन्वायरमेंट। तो जो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मानव जीवन का प्रारंभ एक कोष से होता है, इसे युक्त और संयुक्त कोष यानी कि जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या है? कहते हैं जाइगोट के द्वारा निर्माण दो बीजों के कोष से होता है। किससे होता है? दो बीजों के कोष से होता है। जो बच्चे के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो जीन के द्वारा होती है। अब कहते हैं जीन क्या होते हैं? तो जीन के द्वारा जीन के गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होते हैं। अगर पूछ दे परीक्षा में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। अगर गुणसूत्रों के कुल जोड़े की संख्या पूछ जाए तो 23 यानी कि 23 होती है। जोड़े जब पूछे तो क्या होगा? 23 होगा। अगर जोड़े आपसे पूछे तो क्या होगा? 23। अगर वैसे पूछे गुणसूत्रों की कुल संख्या तो 46 होगा, और इसी को जोड़ा पूछ दे तो हाफ कर देंगे, 23 होगा। कहते हैं मेल फॉर्मेशन ऑफ XY क्रोमोजोम। मेल में कौन सी फॉर्मेशन पाए जाते हैं? XY क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में फॉर्मेशन क्या होता है? XX क्रोमोजोम्स होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को बच्चा पैदा होता है, उसका लड़का नहीं होता है, तो कहते हैं कि फीमेल ही क्या है, इसका कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिपेंड मेल पे पड़ता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। यह नेचुरली हम लोग के क्या है, मानसिकता प्रौढ़ावस्था में पहले से गुण बन चुका है दिमाग में कि अगर बच्चा में लड़का नहीं पैदा होता है कि लड़की में ही डिमेरिट है। लेकिन लड़की नहीं, नेचुरली नेचुरली कोई भी कारण नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली माने तो यह लड़का में कारण है, क्योंकि लड़का ही XY क्रोमोजोम्स होता है, जिसके कारण लड़का होगा या लड़की होगा उसका पता चलता है। यह है हेरिडिटी का जो टोटल हेरिडिटी में हम लोग देखें सिंपली कि हेरिडिटी उसको कहा जा सकता है किसको, कि जिसमें एक बच्चे को माता पिता के विरासत में जो गुण मिलता है वह क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि ऑल द क्वांटिटीज दैट ए चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। कहते हैं कि जो माता पिता के द्वारा जो गुण बच्चे में प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। दूसरा वर्ड आया पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व वह होता है कि जो उसके विशेषताओं के ग्रहण करता है, यानी कि विशेषताओं के मतलब शेप, आकार जो उसके हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि कोई अच्छे रोड हैं, कोई उसमें वातावरण में या एनवायरनमेंट में। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक एनवायरनमेंट के बात करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। कहते हैं वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। शब्द वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण के कहने का तात्पर्य है कि हम लोग पर्यावरण शब्द परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? परि जोड़ आवरण। यानी कि परि मतलब जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। और परि का मतलब चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, जैसे कि जल, वन, पहाड़, पठार, नदी आदि। ये सब क्या है? पर्यावरण है। कहते हैं कि वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीज़ों नहीं आती है, बल्कि वातावरण के विस्तृत रूप देखा जाता है तो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से भी प्रभावित होता है। चलिए वातावरण का प्रभाव, हेरिडिटी का इफेक्ट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या है? कहते हैं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रंग, रूप पर भी पड़ता है, यानी कि उसका रंग पर और रूप पर भी पड़ता है। कहते हैं शारीरिक लक्षण अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण पर स्पष्ट दिखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि शारीरिक लक्षण तो अनुवांशिकता से मिलती है, लेकिन वातावरण से स्पष्ट दिखता है। अगर अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? वहाँ ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगते हैं। लेकिन जब भारत के बच्चे होते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे इन्वायरमेंट अगर हिंदी होता है तो इन्वायरमेंट हिंदी में बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वातावरण का व्यक्तित्व चहुमुखी सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि वातावरण हेरिडिटी का इफेक्ट जो होता है वह चहुमुखी विकास पर चारों ओर पे पड़ता है कि बच्चा का किस तरह इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उस अनुसार वह बच्चा प्रतिभाशाली बनेगा। कहते हैं बालक का व्यवहार काफ़ी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वातावरण एक ऐसा है जो बालक को
बहुत हद तक उसका प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब है कि हेरिडिटी, हम पहले भी बता चुके हैं कि हेरिडिटी बेस देता है, यानी कि आधार देता है, लेकिन शेप जो होता है वह इन्वायरमेंट पे पड़ता है कि बच्चा किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, उस तरह का इफेक्ट उस पर पड़ता है। चलिए आगे हैं, बालक के वातावरण का कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बुद्धि, स्वास्थ्य, भाषाई विकार, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि होते हैं। चलिए एक एक को समझते हैं। मानसिक विकास का मतलब है कि वातावरण का मानसिक विकास हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट पे पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि डेवलपमेंट इक्वल टू वर्डवर्थ के अनुसार दिया गया था हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट, यानी कि गुणनफल होता है, वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है, बल्कि एडिशन नहीं होता है। यह हमेशा याद रखेंगे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, भाषाई विकार पर भी पड़ता है। ये सारे इफेक्ट बालक के वातावरण के स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। चलिए वातावरण के कुछ साइंटिस्ट ने अपना परिभाषा दिया है, आज जानते हैं। एना स्टोसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावे उन्हें प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है कि पर्यावरण वह चीज़ है, कहने का मतलब है कि पर्यावरण वह चीज़ है जो जीवन के अलावे प्रभावित करता है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिसमें जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ कहते हैं कि वातावरण समस्त बाह्य इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट पे इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, मेंटल इन्वायरमेंट, इमोशनल इन्वायरमेंट, ये सब बाह्य इन्वायरमेंट होता है जो वातावरण पे इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं नोट में वंशानुक्रम वातावरण का संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम वातावरण का संबंध व्यक्ति के वृद्धि और गुणात्मक प्रभाव पर पड़ता है। कहते हैं आनुवंशिकता और वातावरण का शैक्षणिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है वंशानुक्रम का? कहते हैं कि वंशानुक्रम का महत्व है बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। बालक में शारीरिक विकास उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए एक शिक्षक को बालक की शारीरिक विकास और व्यक्तिगत भिन्नताएं को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि बालक का वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, एक जैसे एक जुड़वा बच्चा भी नहीं होता है, ट्वाइंस भी नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति में विभिन्न तरह की क्षमता वाले स्कूल में जाते हैं जो विभिन्न तरह के डिफरेंट गुण वाले होते हैं। उनको शिक्षा सबको ध्यान में रख के एक समान देना चाहिए। उसमें मंद बुद्धि वाले बालक भी होते हैं, तेज बुद्धि वाले बालक भी रहते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी रहते हैं। इसको देखते हुए शिक्षक को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कहते हैं बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताओं के अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है, यानी कि बालक में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताओं के अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। कहते हैं इस बात को ध्यान रखकर शिक्षक पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों को प्रगति को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि बालक में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताएं में भी अंतर होते हैं, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट हेरिडिटी से अलग अलग तरह के बच्चे स्कूल में जाते हैं, जिनको ध्यान में रख के कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सबको ध्यान में रख के शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। कहते हैं वंशानुक्रम के कारण बालक की शारीरिक दृष्टि भिन्न विकास से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कहते हैं अगला है कुछ बालकों को वंशानुक्रम जनित विकार आते हैं, यानी कि वंशानुक्रम के कारण कुछ क्या होते हैं, उसमें बीमारी उत्पन्न होते हैं, जो माता पिता में रहते हैं वह बीमारी उसमें बच्चे में भी आ जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर में श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होता है। ऐसा कहते हैं कि ग्रामीण बालक की अपेक्षा शहरी बालक की मानसिक श्रेष्ठता होती है, अधिक चंचल होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। कहने का मतलब है शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप बना सकता है,
यानी कि जिस मानसिक मेंटल के बच्चे होंगे उस तरह की शिक्षा को देना चाहिए। कोई मंदबुद्धि वाले हैं तो उसको उस तरह की शिक्षा, कोई प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसको उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। कहते हैं वातावरण का महत्व क्या है। कहते हैं बालक अपने परिवार के आस पड़ोस, विद्यालय, मित्रों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक को अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस और विद्यालय मित्रों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इस समस्त स्थानों को, वातावरण को ध्यान में रख के उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। यानी कि उसको, शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके आस पड़ोस में कैसा है, उसका साथी सहपाठी कैसा है, यह सब देखकर ही उसे शिक्षा देने की आवश्यकता है। कहते हैं सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होती हैं। यानी कि सभी बालक के लिए सृजित वातावरण, यानी कि सही वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होते हैं, पूरा नहीं होते हैं। इस कारण से उसकी गति और दिशा के अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। उनके विकास के लिए अलग अलग विद्यालय, शैक्षणिक, व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि कुछ इन्वायरमेंट गलत होने के कारण वह सही से बच्चा का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए उनके लिए विद्यालयों में कुछ शैक्षणिक व्यवस्थाएं, व्यावसायिक निर्देशन भी होना चाहिए। प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण के समायोजन स्थापित करना चाहिए। यानी कि इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक विद्यालय समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज की वातावरण के साथ समायोजन करने में शिक्षा प्रदान कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक अपने सामाजिक वातावरण को समायोजन स्थापित करना पड़ता है। यानी कि सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाले अध्यापक को विद्यालय में समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज के बारे में, वातावरण का समायोजन करना चाहिए। यानी कि समाज के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है, उसमें किस प्रकार एडजस्ट किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धियों को बालक की व्यक्तित्व और स्वभाव में वातावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के जगत में उपलब्धियों में बालक का सबसे महत्वपूर्ण है उसका व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी और स्वभाव, नेचर, जो वातावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो वातावरण का इन्वायरमेंट पे काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। यह बात मनोवैज्ञानिक ह्यूमैन और फ्रीडमैन ने जुड़वा बच्चे के द्वारा किए गए अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि पाया गया कि जुड़वा बच्चा के द्वारा, ट्विंस के द्वारा दिया गया। यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है, समरूप जुड़वा बच्चा हो जो होता है, वह डेवलपमेंट्स फ्रॉम द वन वैकम डिम्बा एंड सेम सेक्स एंड शेयर ऑल जीन्स। विभिन्न तरह के जीन्स एक तरह के होते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जुड़वा बच्चा भी 100% सेम होगा। अगर सेम होता है तो थंब जो होता है, अंगूठा, वह सबका एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं ह्यूमैन यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया है, वातावरण के द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम बुद्धि और उससे अधिक व्यक्तित्व और स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित करता है। यानी कि वातावरण का शारीरिक लक्षण क्या है, सबसे कम होता है, और बुद्धि सबसे अधिक होता है, उससे भी अधिक होता है, और व्यक्तित्व और स्वभाव सबसे अधिक होता है। यानी कि पर्सनैलिटी और नेचर जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है वातावरण को। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही रहता है, नेचर एंड नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट्स। यानी कि प्रकृति और पोषण विवाद। जो पोषण विवाद, नेचर और नर्चर दो वर्ड है। नेचर का मतलब है हेरिडिटी, सिंपली याद रखना। नेचर अगर पूछा जाए तो मतलब है प्रकृति, यानी कि प्रकृति का मतलब अर्थ यहाँ पे याद रखिएगा, प्रकृति का अर्थ यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% है। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि उसकी अनुवांशिकता और वातावरण का 50-50% होगा, प्लस होगा, ऐसा नहीं है। यह अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, याद रखिएगा। नेचर, हेरिडिटी और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। सिंपली याद रखिएगा, नेचर का मतलब हेरिडिटी और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होता है? स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक्स होता है। यानी कि
यह क्या होता है, यह फिक्स होता है, यह अस्थिर होता है, यह चेंज नहीं होता है। हेरिडिटी, बालों का रंग चेंज नहीं होगा जब तक उसे क्या किया जाए, नेचुरली जो है वह बाल का रंग काला ही होगा अगर उसको डाई नहीं किया जाए। कहते हैं वह बदल नहीं सकता है। और क्या होता है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या है, परिवर्तनशील है, डायनामिक है, यानी कि इन्वायरमेंट बदल सकता है। आज हम लोग गांव में हैं, कुछ दिन शहर में जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट ग्रहण कर लेंगे। यानी कि क्या है कि नर्चर मतलब पोषण और नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति का अर्थ यहाँ यह नहीं है, पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम का सूचनाएं आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर पड़ते हैं। और यह बच्चे का विकास में 50% हो यह जरूरी नहीं है। यह क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। कहते हैं कि हेरिडिटी वंशानुक्रम फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, जबकि इन्वायरमेंट क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। आज हम लोग यानी कि हेरिडिटी का मतलब है बालों का रंग कभी नहीं बदल सकता है जब तक उसे क्या किया जाए, उसे डाई नहीं किया जाए। और इन्वायरमेंट वातावरण है, आज हम गांव में हैं तो गांव का इन्वायरमेंट है, कल शहर चले जाएंगे, परसों विदेश चले जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट हम ग्रहण कर लेंगे। चलिए आज हम लोग चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कहते हैं हेरिडिटी आनुवांशिकता, सिंपली याद रखना है कि आनुवांशिकता क्या है, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले गुण ही आनुवांशिकता है। सिंपली याद रखना है, आनुवांशिकता मनुष्य को विकास का आधार प्रदान करती है। आनुवांशिकता वंशानुक्रम क्या है, मनुवांशिक वंशानुक्रम मनुष्य के विरासत का आधार प्रदान करती है, बेस करती है, जबकि शेप क्या काम करती है, इन्वायरमेंट काम करती है, देती है। तो आनुवांशिकता का प्रभाव विभिन्न तरह का पड़ सकते हैं, उसके रंग पे, कद पे, शारीरिक संगठन पे। इसके बाद आनुवांशिकता का गुण कुछ बालक में बीमारियां उत्पन्न करती है जो उसके माता पिता में रहता है। कलर ब्लाइंडनेस आदि इस तरह की बीमारी होते हैं जो माता पिता में रहते हैं, वो बच्चे में भी आ जाते हैं। बालक की मानसिक क्षमताएं और अक्षमताएं को प्रभावित करती हैं। बालक की आनुवांशिकता गुण बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। अगर मंदबुद्धि के माता पिता हैं तो उसका बच्चा भी उस तरह के मंदबुद्धि के होंगे। कहते हैं तब गोडार्ड के अनुसार डिफिनेशन दिया गया कि मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि और मंदबुद्धि होंगे। कहने का मतलब है थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियाँ प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पिता के संतान का चरित्रहीन होता है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवांशिकता अकेले जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ने चरित्रहीन कहते हैं, चरित्रहीन माता पिता के बच्चे को चरित्रहीन ही होंगे, यह आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, एनवायरनमेंट भी सहयोग करेगा। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व आनुवांशिकता के द्वारा विशेषता ग्रहण करती है और पर्यावरण का आकार लेती है। यानी कि हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी कि उसका पर्सनैलिटी अच्छा है। रोड पे अगर कोई अच्छे रंग रूप वाले कोई लड़की चलते हैं या लड़का तो उसको देखते हैं कि यह कितना अच्छा है। तो इस तरह के जो होते हैं वह व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है कि उसका पर्सनैलिटी कैसा है। वो व्यक्तित्व आनुवांशिकता का विशेष ग्रहण कर लेती है कि अगर वह अच्छे माता पिता का उसका रंग रूप है, उसका स्ट्रक्चर है, तो उस तरह के रंग रूप के बच्चे भी होंगे। कहते हैं याद रखिएगा कि मानव जीवन में बच्चे के द्वारा गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। इसके कुल गुणसूत्रों के कुल जोड़ा कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 होते हैं। मेल में फॉर्मेशन जो होता है वह कौन होता है, XY क्रोमोजोम्स होता है, और फीमेल में XX क्रोमोजोम्स होता है। चलिए वातावरण क्या है, तो वातावरण का विभिन्न तरह का डिफिनेशन विभिन्न तरह का यूज किए हैं। सिंपली आप छोटा से वर्ड में यूज कीजिएगा कि हमारे आसपास का जो होता है वह वातावरण होता है, यानी कि द कवर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के जो होते हैं चारों ओर वह क्या होता है, वातावरण होते हैं। सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया गया पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ, और ओर का मतलब है घिरा हुआ, सॉरी। तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है वह क्या है, पर्यावरण है।
जैसे कि जल, वन, पठार इत्यादि। वातावरण का प्रभाव शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है, आनुवांशिकता पर भी पड़ता है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। वातावरण का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पे चहुमुखी सर्वांगीण विकास पर भी पड़ता है। कहते हैं बालक के वातावरण प्रमुख रूप से स्पष्ट रूपाई देता है मानसिक पर, मेंटली पे, फिजिकल शारीरिक विकास पे, बुद्धि इंटेलिजेंस पर, स्वास्थ्य हेल्थ पर, भाषाई लैंग्वेज पर, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव पर, सामाजिक विकास सोशल पर, सारे इफेक्ट पर पड़ता है। चलिए वातावरण की परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिक ने दिया था। कहते हैं एनास्टिक के अनुसार पर्यावरण वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण समस्त बाह्य तत्वों में आ जाते हैं जिनके कारण जीवन प्रारंभ करते समय व्यक्ति को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, उन्हें एनवायरनमेंट है, यह वुडवर्थ ने दिया था। यह बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रमुख शैक्षणिक महत्व है। वंशानुक्रम का विभिन्न तरह का महत्व है, जो शारीरिक भिन्नता पाई जाती हैं, लेकिन उसको शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह के बालक हैं उसे वातावरण, शैक्षणिक, वंशानुक्रम के द्वारा बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताएं में अंतर होते हैं, कारण वंशानुक्रम से होता है। वंशानुक्रम के कारण शारीरिक दृष्टि से विभिन्न विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चौथा है बालक के वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। पांचवा है ग्रामीण विकास की अपेक्षा शहरी बालकों की मानसिक श्रेष्ठता के आनुवांशिकता के द्वारा कारण आते हैं, जिसको शिक्षक को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। वातावरण से अपने परिवार में, आस पड़ोस, विद्यालय को भी ध्यान में अध्यापक को रखना चाहिए कि वातावरण उनके ग्रुप पर भी डिपेंड पड़ता है कि उसका सहपाठी कैसा है, उसका फैमिली कैसा है, उसके आस पड़ोस कैसे हैं, इस पर भी वातावरण पे बालकों का इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमैन के अनुसार कहा गया कि वातावरण के द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम, बुद्धि सबसे अधिक और व्यक्तित्व स्वभाव सबसे अधिक है। यानी कि वातावरण के द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम है, उससे ज़्यादा क्या है, बुद्धि है, उससे ज़्यादा व्यक्तित्व और स्वभाव को प्रभावित करता है। कहते हैं कि एक वर्ड आता है यहाँ पे, एक दूसरा टॉपिक है छोटा सा, नेचर और नर्चर, प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो नेचर और नर्चर क्या होते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर जो होता है वह हेरिडिटी होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, स्टैटिक्स होता है, अस्थिर होता है। नर्चर क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे कि हेरिडिटी फिक्स होता है, यानी कि जो वंशानुक्रम के द्वारा जो लाए जाते हैं, यानी कि जो रंग होते हैं, रूप होते हैं, वह जो केस का रंग होता है, वह सब क्या होते हैं, हेरिडिटी होते हैं, फिक्स होते हैं, इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, परिवर्तनशील है, इसको बदला जा सकता है। आज हम लोग यहाँ हैं, गांव में हैं, दूसरे जगह शहर में रहते हैं, यानी कि प्रत्येक आदमी कभी न कभी एनवायरनमेंट चेंज करता है। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे, द नॉलेज सक्सेस में। देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं।